मई के मंथ में कई ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है। देखा जाए तो मई के मंथ में 18 से 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिए। हर एक म्यूचुअल फंड का आंकड़ा ये नहीं है, कुछ एक म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। मई का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे 19 से 20% के ऐसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न हैं जहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। आज मैं आपके सामने अप्रैल और मई के मंथ में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड ने जो बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिए हैं, जी हाँ, उनका आंकड़ा रखूँगा। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कि इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है कि यहाँ पे पैसा बना है और इन्वेस्टर इसके पीछे क्या डिसीजन ले सकते हैं, ये सारा विश्लेषण मैं आज आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, व्यूअर हैं जो चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है मई के मंथ में जो यहाँ पे इतना अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। देखो, मई के मंथ में अगर देखा जाए तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। कई ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं। अगर मैं अप्रैल और मई के मंथ का आंकड़ा देखूं, करीबन 30 से 40 दिन का आंकड़ा देखूं तो 19 से 20% का रिटर्न है। कुछ एक म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं जहां पे 1.5 से 2 महीने में 55 से 60% का रिटर्न है। कुछ सेक्टर और कुछ थीमेटिक फंड है। आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड जो मई के मंथ में करीबन 19 से 20% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। और अगर आप 7 अप्रैल से अभी तक का आंकड़ा देखोगे तो 50 से 55% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिजिटल फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूँ, यहाँ भी अगर करीबन आप देखोगे 7-10 अप्रैल से करीबन 18 से 19% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करूं तो यहाँ भी 17 से 18% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं तो यहाँ भी जो रिटर्न है वो 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुछ ये सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं जो अप्रैल और मई के मंथ में इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हुए हैं रिटर्न के मामले में। कोई प्योर लार्ज के फंड नहीं है या कोई फोकस्ड फंड नहीं है, ये ऐसे फंड है, सेक्टर बेस्ड फंड है, यहाँ पे थीमेटिक फंड है, ये पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस किए गए हैं। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को, डिजिटल सेक्टर को यहाँ पे फोकस किया गया है, सेमीकंडक्टर को यहाँ पे टारगेट किया गया है और यहाँ पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब आपको ये लग रहा हो कि आखिर क्या बात है कि ऐसे म्यूचुअल फंड कुछ ही समय में इतना बड़ा मूवमेंट दिए हैं। जी हाँ, अप्रैल और मई का मंथ ऐसा क्या आंकड़ा दिया है, क्या इसके पीछे रीजन है जो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। देखो, सबसे फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबली जो सेमीकंडक्टर का डिमांड है जो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है और एआई का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एआई के थ्रू यहाँ पे जो डिजिटल एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा डिमांड क्रिएट कर रहा है और इसके चलते यहाँ पे ऐसे सेक्टर में, ऐसे थीम बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो जो ताइवान चिप इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बूम कर रही है और इसके चलते जो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है उसका मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके चलते भी यहाँ पे ये सेक्टर काफ़ी छोटे टाइम में एक बड़ा रिटर्न बना के दिए हैं। और कुछ ऐसे ग्लोबली स्टॉक्स हैं जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं, जैसे कि मैं एनवीडिया की बात करूं, यहाँ पे इन्फोसिस की बात करूं, ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिए हैं कुछ दिनों में और उसके चलते ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ों में इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। जो ये इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट भी होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये थीमेटिक्स फंड्स है, ये सेक्टर फंड्स हैं और देखोगे तो कई बार ये शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी पैसा बना के देते हैं, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में जंप करते हैं, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा बनता है लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है जहाँ पे नुकसान भी देखने को मिलता है, नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलता है। जनवरी से लेके अगर आप अभी तक का मंथ देखोगे, मई तक का मंथ देखोगे तो कई ऐसे मंथ हैं जहाँ पे ऐसे सेक्टर जो डिजिटल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें नेगेटिव रिटर्न भी बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप मई का मंथ देखोगे, अप्रैल का मंथ का देखोगे तो इसमें आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले हैं। ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स की कुछ अच्छी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ
क्योंकि देखो कई लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, प्रोज और कॉन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल है हाई रिटर्न का। जी हाँ, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आपको रिटर्न जो 1 साल में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 महीने में भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर कोई आप सेक्टर, कोई इंटरनेशनल फंड और थीमेटिक्स फंड फोकस कर रहे हो और इंटरनेशनल बेस पे कोई ट्रेंड है, वहाँ पे ऐसे फंड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जैसे निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अब कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ। देखो काफ़ी नैरो एक्सपोजर होता है, तो यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे बात करूँ तो जो निप्पॉन इंडिया का ताइवान फंड है, अब अगर देखोगे सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूम कर रहा है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कभी ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी नैरो एक्सपोजर है, उसी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। वहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आया, वैसे स्टॉक्स में गिरावट होगा और इनडायरेक्टली ऐसे फंड्स में यहाँ पे नुकसान भी शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर ऐसे सेक्टर में, ऐसे थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स हैं, अगर उसमें मोमेंटम नहीं होगा तो काफ़ी स्लो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऐसे फंड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सही साबित नहीं होते हैं। ऐसे फंड्स जो काफ़ी कम रिस्क लेके इन्वेस्टर चलते हैं, उनके लिए सही नहीं है। अब देखो आने वाले समय में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल बेस्ड न्यूज़ है, जैसे कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा है, ये जैसे आएगा यहाँ पे मार्केट में कुछ असर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव आंकड़े आएंगे तो एग्जैक्टली ऐसे सेक्टर और ऐसे थीम जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, वहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो इन्वेस्टर गलती भी करते हैं, उनको क्या लगता है ये पर्टिकुलर सेक्टर और थीमेटिक्स फंड पैसा बना के दे रहा है तो हमें यहाँ पे पैसा लगाना ही चाहिए, और एकदम झटके में वहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो ये सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा बना के देते हैं, लेकिन कई बार लंबे समय में यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलता है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे जनवरी की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे जो डिजिटल सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसका जो रिटर्न ऑन द एवरेज 4 to 6% का देखने को मिला। वहीं पे अगर फरवरी की बात करूँ तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते यहाँ पे ऐसे सेक्टर में एक आपको डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक मार्च में देखें तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला। कुछ फंड्स यहाँ रेड में भी बंद हुए मार्च के महीने में। अप्रैल में 6 से 8% का एक एवरेज गेन देखने को मिला और मई तक वो अप टू करीबन 19% का गेन देखने को मिला। तो आप देख सकते हो जनवरी से मई के बीच में ही कितना उठा पटक देखने को मिला। ऐसे इन्वेस्टर सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो काफ़ी यंग है, जैसे कि 25 से 30 साल के एज में जो इन्वेस्टर खड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंड्स को फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कैसे स्मार्टली आप ऐसे फंड्स को फोकस कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि देखो नुकसान भी हो तो कैसे बचा जा सके। देखो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, इस पॉइंट्स को आपने कंसीडर किया तो वाकई में आपको ऐसे फंड से नुकसान होने का चांस काफ़ी कम हो सकता है। पॉइंट कि आपको एसआईपी के थ्रू ऐसे फंड्स को फोकस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको 2 लाख 10 लाख रुपए लगा देना है। आप अगर एसआईपी के थ्रू जाओगे तो एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय में यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। पॉइंट को समझो, अगर आप सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में पैसा लगा भी रहे हो तो 10 से 15% से ज़्यादा आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ऐसे फंड में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जाके चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो ऑलरेडी एक्सपोजर है, जो कोई आप सेक्टर फोकस कर रहे हो, जैसे कि आईटी सेक्टर फोकस कर रहे हो, कोई आपने डिजिटल फंड लिया। अब डिजिटल फंड में जो स्टॉक्स है अगर आप देखोगे, जैसे कोई मल्टी कैप है, कोई फ्लेक्सी कैप है, आपके पास लार्ज कैप फंड है, उसका स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड से आपको मैच करता हुआ देखने को मिलेगा। तो 10 से 15% से ज़्यादा सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स को आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप ऐसे फंड्स में स्पेशली कोई डिजिटल या फिर सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में फोकस भी कर रहे हो, किसी दूसरे फंड से पैसा निकाल रहे हो, तो आपको एसटीपी के थ्रू ऐसे फंड में जाना चाहिए, ना कि वन शॉट में आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। 6 मंथ पे आपको इस पर्टिकुलर फंड को लेके आपको एक रिव्यू भी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कि क्या ऐसे फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं,
कुछ यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है। और मैं इन्वेस्टर को एक लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि कभी भी 1 मंथ के रिटर्न के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड के पीछे ना भागे। मैं जानता हूँ कि मई और यहाँ पे जो अप्रैल का मंथ है इसमें कई म्यूचुअल फंड ने पैसा अच्छा खासा बनाया है, लेकिन 1 मंथ के रिटर्न पे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में भी अच्छा खासा पैसा ऐसे फंड में बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।